हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में अपन ने एनर्जी पढ़ा था, एनर्जी ऑफ एसएचएम। और उसके ऊपर मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, है कि नहीं, कि एनर्जी के क्वेश्चंस कैसे करते। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था क्लास को खत्म करते करते। आई होप सबने किया भी होगा और सबका सही भी आया होगा। तो ये होमवर्क क्या था? अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg executes a SHM under a force of this. If it crosses the center of oscillation with the speed of this, find the amplitude of motion. Find the amplitude of motion. यही था। अब देखो, वो बोल रहा है कि वो पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सही है, यही बोल रहा है वो। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन क्या है? हाफ के, सॉरी, हाफ m v square is equal to half into 1/2 into 10 square is equal to 25 जूल। और यही एनर्जी उसकी मीन पोजीशन पे के ए स्क्वायर भी होती है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 50/k। और k की वैल्यू क्या दी हुई है? हाफ f इक्वल टू -50x। तो 50/50 1। तो a कितना आ गया? 1 मीटर। तो यहां से हमें पता चलता है एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज 1 मीटर। तो हमने बेसिक बेसिक सवालों को सॉल्व करके ही पता कर लिया कि दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो चलो फिर इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो कैसे करता हूं मैं। एग्जाम्पल, द लेफ्ट ब्लॉक द लेफ्ट ब्लॉक collides inelastically with the amplitude of resulting find the amplitude of resulting SHM। कैसा क्वेश्चन है ये है? ठीक है, और ये है आप इसको ऐसा भी बता सकते हैं एम के। ठीक है, ये भी एम है और इधर भी है, इधर वी है। बताओ क्या हो सकता है? फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग एसएचएम। क्या होगा बताओ, फटाफट फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट। तो ये टाइप का क्वेश्चन आई होप आपने सबने पॉज करके सॉल्व भी किया होगा और सबको समझा भी होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं? जैसे ही मान लो लेफ्ट ब्लॉक राइट ब्लॉक से टकरा रहा है, लेफ्ट ब्लॉक राइट ब्लॉक से टकरा रहा है, तो इसका सिंपल सिग्निफिकेंस क्या है? कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जब टकरा है एट दैट इंस्टेंट वी कैन कंजर्व मोमेंटम। जब टकरा रहा है एट दैट इंस्टेंट we can conserve momentum। मोमेंटम, करेक्ट। तो यहां तक हम क्या पता चलता है? एम वी इज इक्वल टू 2 mv। एम वी इज इक्वल टू 2 mv डैश
तो v डैश आ जाएगा v/2 फर्स्ट। तो अब जब दोनों साथ जाएंगे तो v/2 से जाएंगे, दोनों बोले हम भाई भाई हम साथ जाएंगे, तो हमारी जो स्पीड है वो v/2 रहेगी। करेक्ट। तो आप सीधा बोल सकते हैं हाफ इंटू 2m इंटू v/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू k इंटू a स्क्वायर। तो ये और ये खत्म, a स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2m, a स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2k। करेक्ट। तो a हो जाएगा रूट m/2k इंटू v। बोलो, इतना ही तो था, पहले जैसा ही तो क्वेश्चन है, सेम। तो सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन था जिसको आप देख के डर गए और आपको लगा ये क्वेश्चन तो हमसे ना हो पाएगा और हम ये क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो ऐसा बिल्कुल डरिएगा मत, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है पिछले लेक्चर्स का, और उससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए, है कि नहीं। बताओ, देखो एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ एक ब्लॉक है मास m, ये है a/2, यहाँ से है a/2, ये है e इक्वल टू 1, ये मीन पोजीशन, यहाँ पे इसको कंप्रेस किया गया अंदर a से, ये k है, ये अभी नेचुरल लेंथ पे है, इसको कंप्रेस किया गया, रिलीज्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ। करेक्ट। और यहाँ पे e इक्वल टू 1 है compressed and released from natural length। तो बताओ टाइम पीरियड ऑफ SHM इन टर्म्स, फाइंड टाइम पीरियड। बताओ क्या होगा। सोचने वाला पॉइंट है, टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी। कैसे करेंगे, सब सॉल्व करेंगे, सोचेंगे, फेज डायग्राम से सॉल्व करो, फेज डायग्राम से जितना सॉल्व करोगे उतना अच्छा। कि ये क्वेश्चन का आई होप अपने सबने अटेम्प्ट किया होगा पॉज करके, और ये क्वेश्चन काफी आसान है, ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो उसने क्या बोला, E इक्वल टू 1, मतलब ब्लॉक यहाँ टकराते से ही वापस जिस जिस स्पीड से टकरा रहा है उस स्पीड से ही वापस वो वापस आ जाएगा, क्योंकि E इक्वल टू 1 है। तो जब वो टकरा रहा था तब यहाँ पे एंगल कितना था, ये तो a/2 था, तो यहाँ एंगल था 60 डिग्री, मतलब π/3, और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री, ये भी π/3। करेक्ट, ये भी π/3। अब अगर सोचा जाए तो इसने 2π/3 एंगल स्किप कर दिया है, 120 डिग्री इन फेज डायग्राम। सोचा जाए तो इसने 2π/3 एंगल स्किप कर दिया, इसने कितना एंगल घुमा, सिर्फ और सिर्फ देखो, वो मेन पोजीशन से इधर तक गया और वापस एकदम से उसी स्पीड से वापस आ गया। क्या इसने वेट किया क्या जीरो होने का, नहीं। तो यहां से यहां तक की स्पीड कितनी है, 2π माइनस 2π/3 इज 4π/3। तो आप सीधा बोल सकते हो ओमेगा टी इज इक्वल टू 4π/3 और 2π बाय कैपिटल टी इंटू टी इज इक्वल टू 4π/3। तो टी इज इक्वल टू 2t/3, ये आंसर है उसका। सिंपल, इसने बस स्किप किया है
120 डिग्री घूमना, 360 अगर घूमने का टी टाइम लग रहा है तो 120 डिग्री 240 डिग्री घूमने का कितना टाइम, 2t/3। पता है, ये है आंसर। तो नाउ इन दिस लेक्चर विल स्टार्ट आवर न्यू हेडिंग, और जिसके लिए ही हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि सबसे बोला जाता है सबसे ट्रिकी पार्ट है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। मुझे नहीं पता ये आगे मैं लेके कैसे जाऊंगा, कैसे अपन पढ़ेंगे और कैसे क्या क्या करेंगे, पर मुझे एक कंसेप्ट पता है कि मैं इसको करता कैसे। ठीक है, मुझे एक चीज पता है, एफ नेट इक्वल टू के एक्स। जैसे मैं ये कभी ये वाले प्रूफ को कभी भूलता नहीं, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। और अपने को मालूम है इन जनरल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाय के। ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। जैसे ये चीज मैं कभी नहीं भूलता। तो मुद्दा क्या है, पूरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है वो इस पे डिपेंड है, एफ नेट। पूरा जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है वो इस पे डिपेंड है कि आप एफ नेट कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, आपका कुछ भी हो कैसा भी हो कोई भी टारगेट हो, आपको हमेशा निकालने पे, जो क्वेश्चन निकालने पे ध्यान देना है वो है एफ नेट। उसके अलावा आप कुछ भी ध्यान नहीं दे सकते। ठीक है, इसके अलावा आपका क्वेश्चन होगा ही नहीं सॉल्व। देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं अपन कि एक स्प्रिंग है, नॉर्मल स्प्रिंग है के है, और उस पर मास लटका दिया है। तो ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से नीचे आएगी। बोलो कितना आएगी, mg/k। करेक्ट। ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से नीचे आएगी mg/k, क्योंकि mg इक्वल टू के एक्स हम करते हैं और x इक्वल टू mg/k। यहां तक अपने को ये चीज समझ में आ जाती है, यहां तक अपने को ये चीज समझ में आ जाती है। करेक्ट। फिर अगर ये चीज यहां तक अपने को समझ में आती है, तो हमने क्या किया, हमने इसको कुछ तो भी ऐसी ताकतें लगाई भगवान की, ऐसी ताकतें दूर से। हमने इसको क्या किया, नीचे x मान लेते हैं, ये x नॉट है, ये x नॉट है। हमने क्या किया, नीचे इसको थोड़ा सा एलोंगेट किया, थोड़ा सा एलोंगेट किया जैसे ही। तो अब इस सिचुएशन पे नेट फोर्स देखा, इस सिचुएशन पे नेट फोर्स देखा, तो इसको नीचे तो लग रहा है mg, इसको नीचे नेट फोर्स कितना लग रहा, mg। ऊपर कितना लग रहा, m सॉरी k x प्लस एक्स नॉट। अब एक चीज बताइए, जब आपको पता था, जब आपको पता था इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट, हमने लाया कहां है इसे, नीचे। जाने की टेंडेंसी कहां है इसकी, ऊपर। मतलब ये जो भी इक्विलिब्रियम है, क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, सही है ना। तो हम लाने की टेंडेंसी नीचे रख रहे थे, तो इसके ऊपर एफ नेट क्या होगा, एफ नेट mg माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट, mg माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट, मतलब mg नीचे, ऊपर के एक्स प्लस एक्स नॉट, इतना नीचे लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, तुमको एक चीज तो मालूम है, mg इक्वल टू के एक्स नॉट फ्रॉम अबाउ रिलेशन, तो ये सीधा माइनस के एक्स होगा, और ये एम ए होगा, और ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम होगा एक्स। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई रूट के बाय एम, तो इसका टाइम पीरियड आया 2 पाई रूट एम बाय के। मतलब मैं एक दो क्वेश्चन और करके दिखाता हूं इस टाइप के। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि आपका मीन पोजीशन क्या है। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि आपका
मीन पोजीशन क्या है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि मीन पोजीशन तो आपने निकाल लिया, उसकी सारी कंडीशंस निकाल ली। उसके बाद आपको ये पता करना है कि अगर उसको छोटा सा डिस्प्लेस किया जाए तो उस पे एफ नेट क्या है। सबसे पहले आपको निकालना है उसका मीन पोजीशन क्या है, फिर उसके बाद निकालना है कि उसको छोटा सा डिस्प्लेस किया जाए। छोटा सा डिस्प्लेस किया जाए तो उसके पास उसका एफ नेट क्या है। वापस एक और क्वेश्चन पे देखता मैं। देखो, मान लेते ये ब्लॉक है, ठीक है, ये एम मास है, ये के है। यहां पे अपन ने एक फोर्स लगा दिया है जो कि कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट, करेक्ट। तो ये फोर्स अगर अपन ने लगा दिया जो कि कांस्टेंट है, तो हमको एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि अगर ये फोर्स लगाया हुआ है तो सोचने वाला पॉइंट क्या है। सोचने वाला पॉइंट ये है कि ये इसको खींचता रहेगा, खींचेगा तो ये इसको एक लेवल पे लाके रख देगा। लेवल कौन सी है, यहाँ पे, और वो लेवल है इक्विलिब्रियम पोजीशन, है कि नहीं? वो लेवल है इक्विलिब्रियम। और अभी एफ तो यहाँ पे भी लग रहा है क्योंकि एफ इज कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या है, एफ इक्वल टू के एक्स नॉट। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या लग रहा है, एफ इज इक्वल टू के एक्स नॉट। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, एफ इक्वल टू के एक्स नॉट। अब समझो बात को, जैसे ही आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर ली, ये फिक्स मेथड है, जैसे ही आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर ली, नाउ displace the particle, now displace the particle x। जैसे ही आपने थोड़ा सा पार्टिकल डिस्प्लेस किया, नाउ डिस्प्लेस द पार्टिकल x। यहां से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिखाओ पार्टिकल का। अब पार्टिकल इधर है, इधर क्या लगा, k x प्लस एक्स नॉट। इधर क्या लगा, f। इधर क्या लगा, k x प्लस एक्स नॉट। इधर क्या लगा, f। आप लेके पार्टिकल को उधर गए, लेके किधर आए, पर इस पे एफ नेट का डायरेक्शन किधर लगना चाहिए, इधर। अगर आप लेके इधर गए और आपने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर की, तो आपका एफ नेट क्या है, एफ माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट। एफ माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट, ये कितना होगा, एफ माइनस के एक्स नॉट। एफ माइनस के एक्स नॉट, ये और ये खत्म, माइनस के एक्स, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स। ये क्या है, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये क्या है, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट के बाय एम। तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट एम बाय के। 2 पाई रूट एम बाय के। दिस इज हाउ वी फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम। तो यहां तक आपने एक चीज समझा कि हाउ वी हैव वी फाउंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएफ। पहले आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाली, फिर थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, करेक्ट। तो आप एक चीज देख लीजिए, यहां पे हियर टाइम पीरियड इज, हियर टाइम पीरियड इज independent of applied force। Here time period is independent of applied force। applied force पे time period डिपेंड नहीं कर रहा,
जैसे आप मान लो इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे अपन ने ऊपर भी किया, इसका भी टाइम पीरियड है 2 पाई रूट m/k। इसका भी टाइम पीरियड आप देख लो, इसका भी वही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो कि स्प्रिंग फोर्स है। इसका भी टाइम पीरियड यही है, 2 पाई रूट m/k। करेक्ट। तो यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे आपको होमवर्क करना है, कैसे आपको सवाल सॉल्व करना है और कैसे आपको टाइम पीरियड देखना है चीजों का। ठीक है। अब देखो मैं कैसे करता हूँ। ठीक है। अब मुझे एक चीज समझ में आती है कि टाइम पीरियड देखना है तो कैसे देखना पड़े। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, एग्जाम कि एक बुलेट है, एक मास है ब्लॉक। ठीक है। ये भाई साहब यहाँ पे ऐसे बैठे थे आराम से, इनको कोई दिक्कत नहीं थी अपने जीवन में, इनका जीवन एकदम कुशल मंगल चल रहा था, और यहाँ पे बैठे थे तो यहाँ से एक आई बुलेट, यहाँ से एक आई बुलेट। इसकी वेलोसिटी थी v0 और इसकी थी m। बुलेट आई और घुस गई, बुलेट आई और घुस गई। समझ में आया? बुलेट आई और घुस गई। तो अगर बुलेट आई और घुस गई तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम ऑल्सो। यहाँ पे फाइंड टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम, ये दोनों आपको करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व हो सकती क्या? मेरे को सिर्फ एक चीज बताओ, जब कोलिजन होगा तो यहाँ पे क्या हम एनर्जी कंजर्व कर सकते क्या? तो एनर्जी कंजर्व यहाँ पे नहीं रह सकती, बिकॉज हमने कोलिजन के अंदर एक पार्ट बोला था कि कोलिजन के अंदर एनर्जी से परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ही कंजर्व रहती है। बट यहाँ ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, क्योंकि ये इसको कांटेक्ट हुआ और इसके अंदर ही घुस गया। दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब दोनों आप चिपके हुए। ठीक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, इसकी एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि आप एक चीज समझिए थे कि जैसे ही आप इसको आगे ऑब्जर्व करोगे, देखो यहां से एट दिस इंस्टेंट इसका मास अब क्या हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस एम। करेक्ट। और ये यहां से वी मैक्स से जाएंगे। ठीक है। और वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। सही है। देखना, ध्यान से सुनना, इस यहां से यहां वाले प्रोसेस में एनर्जी एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, एनर्जी इज नॉट कंजर्व। करेक्ट। यहां तक आपको समझा? एनर्जी इज नॉट कंजर्व, बट मोमेंटम इज कंजर्व। कंजर्व्ड क्योंकि एट द टाइम ऑफ कोलिजन नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, क्योंकि स्प्रिंग को एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए भी कुछ एलोंगेट होना पड़ता, उसने तो लगते से ही घुस गया, तो उस वक्त उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। तो आप सीधा बोल सकते हैं एम वी नॉट इज इक्वल टू एम प्लस एम वी मैक्स। वी मैक्स कितना है? एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम। चलो, यहां तक तो आपको ये चीज समझ में आ गई। बट जब ये इधर यहां से ये प्रोसेस आया, यहां से ये प्रोसेस, अब ये प्रोसेस से ये प्रोसेस क्या होगा? एम प्लस एम, मतलब इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो रहेगा क्या वो ए रहेगा? इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो रहेगा क्या वो ए रहेगा? करेक्ट। यहां पे इसकी स्पीड भी जीरो रहेगी। तो बताओ ये प्रोसेस से ये प्रोसेस तक क्या मोमेंटम कंजर्व है क्या?
तो बताओ ये प्रोसेस से ये प्रोसेस तक क्या मोमेंटम कंजर्व है क्या? तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं? तो आप सीधा एक चीज बोल सकते कि यहाँ पे एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड, बट momentum is not conserved, momentum is not conserved, energy is conserved but momentum is not conserved। समझ में आया यहाँ तक आपको क्लियरली? ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे आप? इसका एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका ही है हाफ एम प्लस एम होल स्क्वायर इन, सॉरी, एम प्लस एम, तो इसका वी मैक्स का होल स्क्वायर एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम, करेक्ट, इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। निकाल लिया यहाँ तक? ये चीजें सिचुएशन सारी समझ में आ गई कि दिस इज हाउ वी फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एस ए चेम, दिस इज हाउ वी फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एस ए चेम। फिर आता है नेक्स्ट, फिर आता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाइम पीरियड क्या आएगा? टाइम पीरियड आता है 2 पाई रूट एम प्लस एम अपॉन के, 2 पाई रूट एम प्लस एन अपॉन के। तो ये इसका टाइम पीरियड आ जाता है 2 पाई रूट एम बाय के। एम में यहाँ पे टोटल मास लेना पड़ेगा। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आती है, तो यहाँ पे आप एक चीज लिखो, हाउ टू फाइंड प्रोसीजर बोलो, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ SHM, steps for finding time period of SHM। स्टेप वन, सबसे पहले मीन पोजीशन निकालो। सबसे पहले मीन पोजीशन निकालो, सबसे पहले मीन पोजीशन निकालो। फिर 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 राइट डाउन द रिलेशन, राइट डाउन द मीन रिलेशन फोर्स फंक्शन। अपन लिखते थे ना, ये देखो यहाँ पे F इक्वल टू के एक्स नॉट, ये मीन का फोर्स फंक्शन का अपन ने रिलेशन लिख लिया, लिखा। अब देखो स्टेप थ्री, अब डिस्प्लेस करो थोड़ा, मतलब अब ऐसा भी बोल सकते हैं आप, डिस्प्लेस करो मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे। नाउ डिस्प्लेस x फ्रॉम मीन पोजीशन, नाउ डिस्प्लेस x from mean position, now displace x from mean position, करेक्ट। यहां तक आपको ये चीज भी समझ में आनी चाहिए कि नाउ डिस्प्लेस x फ्रॉम मीन पोजीशन। अब आता है फोर्थ क्या है? राइट डाउन नेट फोर्स from displaced relation, write down net force from displaced relation, सही है। and try to reduce
to reduce the net force, try to reduce the net force F equal to minus kx format using mean position force relation. Force relation. सही है. मीन पोजिशन फोर्स रिलेशन एक्सेट्रा. और फिफ्थ है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाय के. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाय के. ये है लास्ट स्टेप. आपको देखो इसने सिर्फ स्टेप्स लिख दी और कुछ भी नहीं किया. उसने पहले बोला सबसे पहले आप मीन पोजीशन निकालो, उसके बाद मीन रिलेशन फोर्स फंक्शन निकालो. करेक्ट. एफ इक्वल टू के एक्स इक्विलिब्रियम वाला फलाना ढिकाना धमकाना. फिर उसके बाद उसने बोला थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करो. एक्स डिस्प्लेस करने के बाद एफ नेट वाला रिलेशन निकालो और फिर 2 पाई रूट एम बाय के कर दो. करेक्ट. 2 पाई रूट एम बाय के कर दो. आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना. ठीक है ना. तो आपको मैं एक क्वेश्चन भी दिखाता हूं इसके ऊपर कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ मतलब हाउ वी कैन सॉल्व बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम. तो ये क्वेश्चन अपन ऐसे लिखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है. एग्जांपल. सॉरी. ये एम है. ठीक है. ये के है. तो इस क्वेश्चन का आपको टाइम पीरियड निकालना है. इस क्वेश्चन का आपको टाइम पीरियड निकालना है. हाउ विल फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. देखो कैसे करेंगे. पहले थोड़ा सा समझो बात. हमको ऊपर के स्प्रिंग से कोई लेना देना नहीं है. मुद्दा क्या है. यहां पे लग रहा है mg. इक्विलिब्रियम की बात हो रही है. यहां लग रहा है t. तो t इज इक्वल टू mg और t इज इक्वल टू kx नॉट. मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन है. ठीक है. अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा हम x डिस्प्लेस नीचे करें. x. नाउ इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम थोड़ा सा x डिस्प्लेस नीचे करेंगे. जैसे ही हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया x नीचे, तो हमको हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि अब इसका एफपीडी बनाया जाए. mg ऊपर जो फोर्स लग रहा है, नीचे तो mg ही लग रहा है, ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कि एक्स नॉट प्लस एक्स लग जाएगा क्योंकि अब x और एलोंगेट हो चुका. तो एफ नेट क्या होगा. mg माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट. और mg इक्वल टू के एक्स नॉट तो दिया हुआ ही है. तो माइनस के एक्स. ये हो जाएगा एम ए. ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स. तो ये क्या हो जाएगा. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाय के. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाय के. इसमें भी वही आ गया. स्ट्रिंग से डायरेक्टली अगर स्प्रिंग अटैच्ड है तो सीधा मेरे हिसाब से तो अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया वो कि 2 पाई रूट एम बाय के ही आता है. लेकिन चलो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि इसमें 2 पाई रूट एम बाय के में तुमको ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि सर हर जगह पे 2 पाई रूट एम बाय के ही लिख दो. मुझे नहीं पता इसमें आएगा कि नहीं आएगा, पर आई विल ट्राई इसमें 2 पाई रूट एम बाय के ना आए. बताओ. फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम. फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम. देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं. देखो अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मस्त तरीका है. पहले अपन इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं. अपन ने बात कर ली इक्विलिब्रियम पे कैसे. देखना मैं क्या करता. पहले तो mg इक्वल टू टी लिख देता क्योंकि
क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तभी तो एसएचएम कर पाएगा, और हमको स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए, पर इक्विलिब्रियम तो चाहिए। तो टी इक्वल टू एम जी, मैं ऐसा बात कर लेता, मुझे इससे ज्यादा कुछ समझता नहीं। ठीक है, अब मुझे एक चीज मालूम है कि अगर ये टी है, ये टी है, तो ये अगर पहले से एक्स नॉट डिस्प्लेस्ड है तो ये के एक्स नॉट है। तो मुझे एक चीज समझते, टू टी इक्वल टू के एक्स नॉट। तो इन दोनों से रिलेशन पे मुझे एक चीज समझ में आता है, एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट बाई टू। ये आता है अपना इक्विलिब्रियम रिलेशन। सही है, तो इक्विलिब्रियम रिलेशन पे ये अगर अपना आता है एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट बाय टू। नाउ नाउ if we displace x नीचे, if we displace x नीचे, तो अगर ये x नीचे जा रहा है, समझना मेरी बात, तो ये कितना जाएगा? क्योंकि अगर ये x जाएगा तो इसको x बाई टू जाना पड़ेगा और इसको x बाई टू। देखा जाए तो दोनों साइड x बाई टू कम होगी तो एक साइड x कम नीचे जाएगा। तो बेसिकली ये नीचे जाएगा x बाय टू से। बोलो, स्प्रिंग अगर ये x से नीचे जाएगा तो ये x बाय टू से नीचे जाना चाहिए, है कि नहीं? अगर ये x से नीचे जाएगा तो ये x बाय टू से नीचे जाएगा, क्योंकि अगर ये x बाय टू से नीचे गया तो दोनों साइड x बाय टू कम होगा, तो ये ब्लॉक अपने आप ही नीचे x से जाएगा। करेक्ट? तो आप अगर यहां पे एफ नेट देखोगे, यहां पे एफ नेट देखोगे तो यहां पे लग रहा है एम जी, ऊपर लग रहा है टी डैश। तो ये क्या हो जाएगा? एफ नेट होगा एम जी माइनस टी डैश। एफ नेट होगा एम जी माइनस टी डैश। और टी डैश क्या है? टी डैश टी डैश। तो टू टी डैश इज के एक्स नॉट प्लस एक्स बाई टू, के एक्स नॉट प्लस एक्स बाय टू। तो ये और ये रिलेशन से एफ नेट क्या आता है? एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस माइनस के एक्स नॉट बाई टू माइनस के एक्स बाय फोर। और मुझे वो फोर्स रिलेशन से ये तो पता चल जाता है कि ये है माइनस के बाय फोर एक्स और ये है एम ए कितना हुआ? माइनस के बाय फोर एम एक्स। तो यहाँ पे ओमेगा कितना हुआ? के बाय फोर एम। तो टाइम पीरियड कितना है? टू पाई रूट फोर एम बाय के। टाइम देखो, तो यहाँ पे टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई रूट फोर एम बाय के आया। तो यहाँ तक तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर आता है, देखो इधर देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल, जो कि है एग्जाम्पल ये की फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। इसको अटेम्प्ट करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मान लेते यहाँ पे टी था, यहाँ पे एम जी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एम जी इज इक्वल टू टी। तो ये क्या था? अगर यहाँ टी है तो यहाँ पे टी बाय टू है, तो टी बाय टू इज इक्वल टू के एक्स नॉट। तो ये कितना हो जाएगा? टू के एक्स नॉट। ये कितना हो जाएगा? टू के एक्स नॉट। ठीक है, यहाँ तक अगर टू के एक्स नॉट आ गया तो फिर और क्या आगे बढ़ा सकते हैं अपन, देखेंगे तो यहाँ तक तो हो गया ये अपना फर्स्ट इक्वेशन। फिर अगर नाउ वी डिस्प्लेस दिस ब्लॉक बाय एक्स, ठीक है,
तो अगर ये ब्लॉक नीचे x से आया है तो अब भी इसमें mg नीचे तो लग ही रहा, ऊपर टेंशन तो लग ही रहा, टी डैश मान लेते, टी डैश। तो अगर नीचे लग रहा है तो एफ नेट क्या है, एफ नेट, एफ नेट है एम जी माइनस टी डैश, एफ नेट ये है। अब टी डैश क्या है, टी डैश यहाँ पे टी डैश बाई टू है, टी डैश बाई टू है, करेक्ट। तो टी डैश बाई टू मतलब अगर ये x नीचे गया तो क्या पूली x बाई टू नीचे गई, अगर ये x नीचे गया तो पुली x बाई टू नीचे जा रही है ड्यू टू कंस्ट्रेन मोशन, करेक्ट। तो अगर x बाई टू नीचे गई तो पहले से ये x नॉट एलोंगेटेड थी, अब ये x बाई टू एलोंगेटेड है। देखो, तो t डैश बाई टू इज इक्वल टू के x नॉट प्लस x बाई टू, x नॉट प्लस x बाई टू, बोलो। तो ये टी डैश क्या हो जाएगा, टू के एक्स नॉट प्लस के एक्स, है कि नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या, ये एक्स बाई टू थोड़ी नीचे जाएगा, यहीं पे अपन ने गलत कर दिया। तुम समझ ही नहीं रहे थे पॉइंट को। हाँ, अगर ये एक्स नीचे जाएगा तो ये भी तो एक्स ही नीचे जाएगा, सेम है ना, ये की स्ट्रिंग से अटैच्ड है ना। अगर ये एक्स नीचे है तो ये भी एक्स है, तो स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है, टू एक्स, स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है, टू एक्स। क्योंकि अपन ऐसा नहीं करते थे क्या सवाल कि देखो ये एक ब्लॉक ये जमीन से अटैच कर देते थे और फिर अपन बोलते थे कि अगर ये 2 मीटर से ऊपर जा रहा है तो क्या ये 4 मीटर से ऊपर जाएगा। तो अगर ये नीचे x से जा रहा है तो इसमें एलोंगेशन जो होगा वो 2x होगा, क्योंकि x से नीचे जाएगा तो इन दोनों में x और x, 2x का डिफरेंस आएगा और दोनों x का डिफरेंस स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो एलोंगेट करके नहीं दे सकती, किसको एलोंगेट करके देना पड़ेगा, स्प्रिंग को। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा। तो टी डैश यहाँ आएगा, तो इसको इसमें पुट कर देंगे तो एफ नेट एम जी माइनस टू के एक्स नॉट माइनस फोर के एक्स, तो एम जी इक्वल टू टू के एक्स नॉट तो है, ये आ गया माइनस फोर के एक्स बाय एम एक्सेलरेशन। तो आ गया आंसर, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाय 4k, बाय रूट m बाय 4k। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब हम सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बात करेंगे, फिर हम उसको x थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, फिर हम देखेंगे कितना एलोंगेशन और हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे इससे ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें आते ही नहीं। जैसे कि अब एक क्वेश्चन देखो, एक ऐसी जनरल क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखते कौन सा बच्चा सॉल्व करके दिखा। एग्जाम्पल, a particle of mass 200 grams executes SHM, the restoring force is provided by a spring 80 Newton per meter. Find time period. Find time period. Find time period. बताओ क्या होगा। देखो, तो इसका टाइम पीरियड आप कैसे निकालोगे, 2 पाई रूट m बाई के,
तो यहाँ से आप सीधा करोगे 2 पाई रूट एम, एम कितना है 200 इंटू 10⁻³ अपॉन के कितना है 80। तो ये और ये खत्म, और फिर अपन यहाँ से भी कर सकते हैं, ये 5, ये खत्म 2, है कि नहीं। तो फिर ये हो जाएगा 2 पाई 5 अपॉन 2400, तो 2 पाई/20 पाई/10 0.314 सेकेंड, 0.314 सेकेंड। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा नया एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा और समझ में आने लगेगा, ठीक है। वहां पे अपन ने के इफेक्टिव लिखा था। देखो कंसेप्ट ये है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स कैसे होगा देखना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, एम K2 K1, ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ से एक चीज बता सकते हैं कि वी हैव टू फाइंड, जैसे अगर इसका इक्विवेलेंट अगर अपन देखें तो इसका प्रूफ भी मैंने आपको दिखाया था कि मान लेते ऐसा है, एक बॉक्स है एम, इसका के इक्विवेलेंट है, तो इसमें मान लेते एलोंगेशन हुआ है x1, इसमें एलोंगेशन x2 और इसमें x। तो हम सीधा बोल सकते हैं एलोंगेशन क्या होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2, करेक्ट। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा है यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो k1x1 इक्वल टू k2x2 होगा, k1x1 इज इक्वल टू k2x2, क्योंकि इधर खींचने वाला उसको फोर्स है k1x1, इधर जो खींच रहा है उसको फोर्स है k2x2, करेक्ट। यहाँ पे भी ऐसा सही है, ऐसा अगर उसको खींच रहा है तो अपने को ये भी मालूम है कि के इक्विवेलेंट क्या है, देखेंगे तो ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर के इक्विवेलेंट जैसे कि यहाँ पे लगाया F, यहाँ पे लगाया F, तो यहाँ पे आएगा F इक्वल टू के इक्विवेलेंट X, और यहाँ आएगा F इक्वल टू K2x2। K2x2, इन सब को सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चलता है, देखो एक सेकेंड सुनना, एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होता है, k1x माइनस x2 इज इक्वल टू k2x2, तो k1x इज इक्वल टू k2, k1 प्लस k2 x, तो x2 कितना है k1 x अपॉन k1 प्लस k2, तो ये आया k1 x अपॉन k1 प्लस k2, है कि नहीं। x x कैंसर, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट कितना होगा, एक सेकेंड। तो देखो यहाँ पे k2x2 है, यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करना भूल गए, ये तो x2 है ना, तो k2 जैसे f इक्वल टू k2x2 लिखा था,
K2, X2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, K1x अपॉन K1 प्लस K2। x और x कैंसल, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन K इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसा होता है, ठीक है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसा होता है। तो आप सीधा लिख सकते, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के इक्वेलेंट। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के इक्वेलेंट। सही है। तो आप यहाँ पे एक और चीज भी लिख सकते जिसमें आपको लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो ये है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन tension is same in all the springs, and extension will be different। समझ में आया? थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और कुछ भी नहीं। इसने क्या बोला, इन सीरीज कॉम्बिनेशन टेंशन इन ऑल द स्प्रिंग्स एंड एक्सटेंशन विल बी डिफरेंट इफ k is same then deformation is also same। मतलब kx इक्वल टू k1x1 प्लस k2x2, ऐसा बोला क्या उसने? नहीं, उसने क्या बोला, x इक्वल टू x1 प्लस x2, x इक्वल टू x1 प्लस x2, और k1x1 इज इक्वल टू k2x2, क्योंकि यहाँ पे टेंशन सेम रखा उसने, क्योंकि यहाँ पे टेंशन सेम रखा उसने, करेक्ट। तो यहां तक ये चीज समझ में आती है। फिर आता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन एक्सटेंशन इन स्प्रिंग will be reciprocal of its spring constant। स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि आप देखो के एक्स इक्वल टू एफ, एफ तो लगा हुआ अप्लाइड, एक्सटेंशन इज इक्वल टू एफ प्रोपोर्शनल टू के। सीधा बोला मैंने, एफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के, एफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ऑफ स्प्रिंग is reciprocal of its नेचुरल लेंथ। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स नेचुरल लेंथ। तो k1l1 इज इक्वल टू k2l2 इज इक्वल टू k3l3, करेक्ट। बोलो समझ में आया क्या? तो नेक्स्ट पॉइंट है, मेरे को एक चीज बताओ, जैसे नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं मैं, एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अगर हमने इसको n पार्ट्स में काटा, ऐसे ऐसे काटा, तो छोटा सा पार्ट है, n डिफरेंट पार्ट्स हम बोल सकते हैं, n आइडेंटिकल कट्स, करेक्ट, n आइडेंटिकल कट्स। एक छोटे से कट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है?
बताओ एक छोटे से कट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। तो इस सब क्वेश्चन को सबने अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। फिर आप एक चीज देखो कि यहां से यहां तक अगर एल है तो यहां से यहां तक क्या है, एल बाय एन, क्योंकि एन आइडेंटिकल हिस्सों में काटा हुआ है। तो अभी आपको एक रूल ऊपर ही पढ़ाया था मैंने कि k इंटू एल इज इक्वल टू के डैश इंटू एल बाय एन, के डैश इक्वल टू एन के डैश इक्वल टू एन के। दिस इज हाउ वी फाइंड के इक्विवेलेंट। अगर ये छोटे छोटे हिस्सों को ये क्वेश्चन लिखना, अगर ये छोटे छोटे पीसेस को, ये छोटे छोटे पीसेस को मैं ऐसे अटैच कर दूं, ऐसे इसमें एम, ये सब का एन के है, सही है, एन के ऐसे अटैच कर दो पैरेलली, ये छोटे छोटे पीसेस को अगर मैं पैरेलल अटैच कर दूं तो क्या होगा, देखना। अब आता है नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें सीधा के इक्विवेलेंट आता है K1 K2। तो इधर इसमें सीधा के इक्विवेलेंट आता है K1 प्लस K2, सीधा खत्म। तो आपको तो ये ध्यान ही होगा क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी ये खत्म होता है, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, ध्यान से देखना, F इक्वल टू, सीधा आप बोल सकते के इक्विवेलेंट किधर कितना है इसका, एन के प्लस एन के प्लस एन के प्लस एन के, ये कितने टाइम्स है, एन टाइम्स इंटू एन के, तो एन स्क्वायर के। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई रूट एम बाय रूट एन स्क्वायर के, ऐसे निकाला जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। उसने क्या बोला, एक स्प्रिंग को अपन ने एन आइडेंटिकल हिस्सों में काटा, एक हिस्से का के इक्विवेलेंट आप मुझे बताओ। के इक्विवेलेंट आया एन के, फिर वही छोटे छोटे हिस्सों को अगर अपन ने पैरेलली लगा दिया तो मुझे उसका टाइम पीरियड भी बताओ, तो मुझे उसका टाइम पीरियड भी बताओ। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते इस तरह से।